हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का यूनिट 2 जो कि है हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1। और आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और आज हम करेंगे पार्ट 2। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है। और यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। मतलब कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, सही कहा जाए तो पाइथन की पाइथन होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़ेंगे, फिर एक हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे कि यदि हमें पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। फिर साथ में हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन मोड्स कि जो भी हमारा हम कोड लिखते हैं उसको कितने तरीके से चला के देख सकते हैं, जिसमें हम एक पढ़ेंगे इंटरेक्टिव मोड में चला सकते हैं, एक दूसरा होता है स्क्रिप्टिव मोड। हम दोनों तरीके से चला के देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारा देखने वाले हैं आज। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन सीखने को लेकर, ठीक है। तो यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं या आईपी के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे जिसे पाइथन सीखना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होगी, क्योंकि इसमें बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे कि कीवर्ड किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, लिटरल्स किसे कहते हैं, ऑपरेटर किसे कहते हैं, पंचुएटर किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी वह चीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को बनाते हैं। और यही चीज हमें नहीं पता होगा तो हम कभी प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, आई वैल्यू क्या होता है, आर वैल्यू क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि कमेंट्स किसे कहते हैं और उन्हें यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं और आपको नहीं मालूम है कि ये चैनल किस लिए है, तो बता दूं कि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, हम पाइथन पढ़ रहे हैं, क्लास 11 क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस दोनों की हमारी वीडियोज डली हुई है। इसके अलावा आपको डेटाबेस पढ़ना है, एसक्यूएल पढ़ना है, उन सारी की सारी वीडियोस जो भी हैं हमारी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो यदि चैनल अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है। क्योंकि हम पाइथन की बात करने वाले हैं तो पहले देख लेते हैं कि आखिर पाइथन है क्या। अभी तो हमें सबको मालूम है कि पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। व्हाट इज पाइथन में क्या लिखा है, पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये कैसी लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम एंड रिलीज इन 1991, ठीक है। ये किसने बनाई है, ग्यूडो वैन रोसम नाम का जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने, ये साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, प्रोग्रामर है, उन्होंने इसका क्या किया है, पूरा कोडिंग करी है, इसको डेवलप किया है, ठीक है। ग्यूडो वैन रोसम। और इसको कब रिलीज किया गया, रिलीज इन 1991, ठीक है। सभी लोग इसका यूज या रिलीज करा गया कि ये पाइथन नाम की लैंग्वेज है सबके सामने कब आई, 1991 में, ठीक है। इट इज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग एंड मैनी मोर, ठीक है। हम इस चीज का यूज, ये जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है उसका यूज ऑलमोस्ट सभी जगह करते हैं, ठीक है। वेबसाइट बनाना हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो, मैथमेटिक्स का कोई काम करना हो, ठीक है, ये साइंटिस्ट रिसर्च हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो, वेब डेवलपमेंट हो, चैटिंग वाला सॉफ्टवेयर हो, हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ठीक है। तो हम सभी जगह इस समय क्या यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम उनकी चीजों को बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं छोटी छोटी चीजें जो आप लोग को बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीज है, ठीक है। पहले तो पाइथन होता क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब क्या, ये प्रोग्राम बनाने के लिए होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जो प्रोग्राम बनाने के लिए यूज होती है। अब बोलोगे सर ये प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कुछ नहीं होता, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब बोलोगे सर ये इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को ताकि वो कुछ पर्टिकुलर वर्क कर सके, उसे क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन या कमांड, ठीक है। कि हमें a प्लस बी करना है तो हम उसको क्या लिख के देते हैं, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि हमने उसको 3 लाइन लिख के दे दी कि a में भैया 6 है, b में 2 है और c में क्या है, आपको a प्लस बी करना है, और d में क्या करना है, आपको लास्ट में लास्ट लाइन में आपको क्या करना है, उसको प्रिंट कर देना। तो हमने ये क्या किया, 4 लाइन ऑफ कोड कंप्यूटर के दिया, वो उसको एग्जीक्यूट करता है और एक आउटपुट देता है।
तो ये जो 4 लाइन है इनको क्या बोला जाता है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, 4 इंस्ट्रक्शन दिए उसको और वो चारों मिलके क्या बनते हैं, एक प्रोग्राम बनते हैं। वो 4 लाइन मिलके क्या बनते हैं, एक प्रोग्राम मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कुछ लाइन ऑफ सेट का इंस्ट्रक्शंस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्क को करते हैं। ठीक है, कुछ लाइंस ऑफ कोड रहते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए यूज होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रोग्राम। जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, या क्या बोलते हैं अपन को एवरेज निकालना हो, या इवन या ऑड का प्रोग्राम बनाना हो, या कुछ भी काम करना हो, उसके लिए हम यदि कंप्यूटर को कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख के देते हैं तो उन्हीं लाइंस ऑफ कोड के सेट को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। ठीक है, और उस तरीके के प्रोग्राम को लिखने के लिए जो हम कोई भी लैंग्वेज का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे मार्केट में। आप सी का यूज कर सकते हो, C++ का यूज कर सकते हो, जावा का यूज कर सकते हो, पाइथन का यूज कर सकते हो, PHP का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी ही क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि हम जो भी चीज लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम लिखते हैं वो हमें समझ में आती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स रहते हैं। सपोज करो कि जैसे ये लिखा हुआ पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसी ही भाषा में हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं। ठीक है, कुछ सिंटैक्स रहते हैं, कुछ वर्ड्स रहते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि वो 0 1 के फॉर्म में नहीं रहती। तो ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और जो हमें भी पूरी तरह समझ में आ जाती है, उसे कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। और पाइथन भी कैसी है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल मतलब कैसी है, कि जो हमें समझ में आ जाती है वैसी लैंग्वेज है। इसको किसने क्रिएट किया था, ग्यूडो वैन रोसम, और ये रिलीज कब हुई थी, 1991 में। ठीक है, और इसके अलावा क्या पढ़ा पाइथन में, कि पाइथन से हम हर एक तरीके की चीजें बना सकते हैं, चाहे वेबसाइट हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे रोबोटिक्स हो, या मशीन लर्निंग हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे मैथमेटिक्स की फील्ड हो, चाहे साइंस की फील्ड हो। ठीक है, हर एक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, पाइथन का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद नीचे डेफिनेशन भी मैंने लिख रखी है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, अभी एक्सप्लेन भी किया। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं और कुछ पर्टिकुलर काम को करते हैं, उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, द लैंग्वेज यूज्ड टू स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इन्हीं इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सीधी आसान भाषा में प्रोग्राम बनाने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन, कि हम ये जो पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, हर एक जो भी लैंग्वेज है, सी पढ़ो, C++, जावा पढ़ो, उन सबके कुछ फीचर्स हैं, उसमें कुछ खासियत होती है। ठीक है, इसलिए हम उनको यूज करते हैं। तो फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हम लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे, मतलब कुछ भी काम कराना है कंप्यूटर से तो हम प्रोग्राम जो भी हम लिख के देते थे उसको इंस्ट्रक्शन देते थे कीबोर्ड से, वो किस फॉर्म में देते थे, लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में देते थे। ठीक है, मतलब वो किस चीज में लिखा रहता था, मशीन लैंग्वेज, मतलब वो 0 1 के फॉर्म में लिखा रहता था। ठीक है, दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कैसी होती है, जो 0 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, हम कंप्यूटर को 0 1 के फॉर्म में देते थे और वो डायरेक्टली क्या हो जाती थी, एग्जीक्यूट हो जाती थी और आउटपुट आता था। लेकिन पाइथन कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज ले, मतलब कि जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो कैसी रहती है, ज्यादातर उसमें इंग्लिश के वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, सिंबल्स होते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि हम उनको पढ़ सकते हैं। 0 1 के फॉर्मेट में रहते हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है वो सब कैसी रहती हैं, जैसे हम सिंपल इंग्लिश वर्ड्स रहते हैं ना, वैसे हम पढ़ के क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल। तो पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम जो हम बनाते हैं वो हम खुद पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं।
दूसरी, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? फ्री है और ओपन सोर्स लैंग्वेज है। फ्री और ओपन सोर्स से मतलब क्या होता है? फ्री मतलब सबको मालूम है फ्री मतलब क्या होता है, हम इसको कहीं भी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम आगे बताएंगे आपको कि कहां से इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, एक लिंक रहती है, वेबसाइट है उनकी, वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। इसको हमें किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं देने होते। ठीक है, एंड ओपन सोर्स, एक वर्ड और है इसमें, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स से क्या मतलब होता है? अब ओपन और सोर्स, ठीक है, हमेशा याद रखना, सोर्स मतलब होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब कि जो पाइथन लैंग्वेज वो किस तरीके से बनी हुई है उसकी पूरी कोडिंग। ठीक है, तो जैसे आप अपने मोबाइल में यदि कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, यानी फेसबुक है या व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, क्या आप उसके कोडिंग देख सकते हो कि वो किस तरीके से बना हुआ है, फेसबुक किस तरीके से व्हाट्सएप बना हुआ है? नहीं देख सकते। ना ही उसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हो। चेंज क्या करना है, जब देख ही नहीं सकते तो चेंज करना तो दूर की बात है। ठीक है, बट क्योंकि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो वो किस तरीके से डेवलप की गई है उसकी सारी कोडिंग आप देख सकते हो, और इसके अलावा आप उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। तो ऐसी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? ओपन सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे को अभी समझ में आई कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब हम समझ सकते हैं, और फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब ये फ्रीली अवेलेबल है और उसका कोड भी हमें पता होता है कि ये किस तरीके से डेवलप हुई है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में हमारे पास लिखा है इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, एज पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से क्या मतलब है? अब यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से मतलब है कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं? इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कुछ नहीं, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, क्योंकि पाइथन कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उसे हम समझ सकते हैं, ऐसी भाषा में लिखते हैं। लेकिन यदि वो हाई लेवल लैंग्वेज यदि हम कंप्यूटर को दे देते हैं, ठीक है, कि इसको इंस्ट्रक्ट, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसको एग्जीक्यूट करो, तो क्या उसको हमारी समझ में आएगी भाषा कंप्यूटर को? नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझाना रहता है। तो हमें क्या लगता है, इंटरप्रेटर वो क्या करता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और वो कोड एग्जीक्यूट होता है। तो क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो हम कौन सा ट्रांसलेटर यूज करते हैं, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? इंटरप्रेटर का। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन लेता है और एक एक लाइन को 0 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमने 3 पढ़े थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो कंपाइलर क्या करता था, पूरे के पूरे कोड को लेता था और इकट्ठा किस में कन्वर्ट कर देता था? लो लेवल लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर क्या करता था, एक एक लाइन लेता था और एक एक लाइन को क्या करता था, हमको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। तो पाइथन कैसा है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब इसमें इंटरप्रेटर रहता है, और वही इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी हम लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, हम अभी इंस्टॉल करेंगे एक इंटरप्रेटर और कोड को चला के देखेंगे। ठीक है, Python programs are easy to understand as they have clearly defined syntax and relatively simple structure. Python एक बहुत ही आसानी से समझने वाली लैंग्वेज है, क्योंकि उसके सिंटैक्स भी बहुत इजी है और उसका स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। ठीक है, इसका ये थर्ड फीचर है। फोर्थ फीचर देखिए, पाइथन इज केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मतलब होता है कि कोई चीज यदि स्मॉल में लिखी और कोई चीज कैपिटल में लिखी हुई है, वही की वही चीज, तो दोनों के मतलब अलग दिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा है कैपिटल लेटर्स में नंबर, NUMBER। ठीक है, क्या लिखा है, NUMBER, और एक लिखा हुआ है स्मॉल में नंबर, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, अलग अलग चीज कहलाएंगे। ठीक है, यदि हम नंबर नाम की कोई चीज ले रहे हैं, उसमें कुछ स्टोर करा रहे हैं 6, और एक और नंबर नाम की चीज ले रहे हैं जो स्मॉल भी लिखा रहा है, उसमें लिखा है 7, तो यदि हम कैपिटल नंबर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 6, और यदि स्मॉल लेटर में जो लिखा हुआ है नंबर उसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 7, यानी कि ये दोनों ही चीज क्या होंगी, अलग होंगी। ठीक है, तो ये कैसी है, केस सेंसिटिव, यानी कि कोई चीज हम पाइथन में यदि कैपिटल में लिखते हैं तो उसे कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, और कोई चीज स्मॉल में लिख रहे हैं तो उसे स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन कैसी है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पाइथन इजी लैंग्वेज है, और इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने अभी, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि कैपिटल लेटर कैपिटल्स में ही लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है, Python is portable and platform independent, means it can run on various operating system and hardware
प्लेटफॉर्म। इसके अलावा पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी कि हमने यदि पाइथन का यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाई है तो वो हर एक मशीन पे चलती है। यानी कि विंडोज का लैपटॉप है आपका, विंडोज पे भी चलेगा, एप्पल का है एप्पल पे चलेगा, लाइनक्स का है लाइनक्स पे चलेगा, मोबाइल है एंड्रॉयड है सब पे चलेगा। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज यदि हम उसमें कोई भी चीज बनाते हैं तो वो हर एक प्लेटफॉर्म पे चलती है। ऐसी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? पोर्टेबल। ठीक है, तो पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये हर एक मशीन या हर एक हार्डवेयर पे चल जाती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। पाइथन के अंदर रिच लाइब्रेरी है प्री डिफाइंड फंक्शन की। प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब जिन्होंने पाइथन की खोज करी है ना, वो क्या है, जो चीज बार बार यूज होती है उनके लिए क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी फंक्शंस बना दिए। जैसे कि अपन नॉर्मल एग्जांपल लूं, यदि कि मुझे किसी नंबर का पावर निकालना है तो मैं उसके लिए 10 लाइन लिखने की बजाय एक उन्होंने पावर फंक्शन बना दिया है, वो यूज करूंगा तो क्या होगा, यदि मैं उस पावर में 2,4 लिख दूंगा तो ऑटोमेटिक 2 की पावर 4 निकाल के दे देगा। ठीक है, इसी तरह मुझे कोई चीज प्रिंट करनी है तो सिंपल उन्होंने एक प्रिंट फंक्शन बनाया, उसमें यदि मैं कुछ भी लिख दूंगा तो वो चीज क्या होगी, एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। मतलब क्या कि बहुत सी चीजें ऐसी उन्होंने ऑलरेडी बना के रख दी हैं जिसे हमें फिर से नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ सिंपली उसको रेडीमेड यूज कर लेंगे उन फंक्शंस को और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल कि सपोज हम यदि घर बनाने बैठे हैं तो पहले से ही हमें मालूम है कि ईंटें बनी हुई है कहीं पे, तो हम बनी बनाई ईंटें लेके आएंगे ना कि घर पे बना के घर पे ईंटें बनाएंगे, नहीं। इसी तरह पाइथन वालों ने भी जो हमारे मेन जो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन है वो उन्हें ऑलरेडी बना के रखे, तो हम वो बने बनाए फंक्शंस को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं और हमारी प्रोग्रामिंग कैसी हो जाती है, और भी आसान हो जाती है। ठीक है, और वो फंक्शंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे कोर्स में भी है। ठीक है, Python is also useful in web development. Many popular web service and applications are built in Python. और Python हम बहुत ज़्यादा आजकल वेबसाइट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जो पॉपुलर वेब सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सब किस में बन रही हैं आजकल? Python में बन रही हैं। जो भी ऐप्स वगैरह हैं, जो भी वीडियो चैट वाले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले, तो वो सारी चीज़ें आजकल Python की हेल्प से हम आसानी से कर सकते हैं। Python uses indentation for block and nested block. और पाइथन क्या यूज करता है, एक और फीचर क्या है, आइडेंटिटेशन का यूज करता है ब्लॉक के लिए। ठीक है, जो हमारी सी होती थी, सी प्लस प्लस होती थी, जावा होती थी और हमारी पीएचपी होती थी, इन सब में जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रहता था, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कि एक कोड कहाँ से चालू हुआ है और कहाँ तक है, उसको दिखाने के लिए हम क्या करते थे, ब्रैकेट का यूज करते थे कि भाई ये कोड यहाँ से चालू हुआ है और खत्म जहां होता था वहां पे भी एक ब्रैकेट लगाते थे, तो हमें पता रहता था कि यहाँ से ब्रैकेट चालू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, मतलब ये ब्लॉक है इस कोड का। लेकिन पाइथन में हमारे पास ब्रैकेट होते ही नहीं है। ठीक है, ये किसका यूज करता है, आइडेंटिटेशन का। आइडेंटिटेशन से मतलब हम कुछ स्पेसेस का यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या समझ में आ जाता है, ऑटोमेटिकली उसका समझ में आ जाता है कि स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, आइडेंटिटेशन में हम कुछ स्पेसेस कुछ सिंटैक्स का यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसे हम इसमें होता क्या है कि जो बहुत सारे ब्रैकेट्स दिखते थे, ठीक है, वो हमारे सामने से बिल्कुल हट जाते हैं और हमारा कोडिंग टाइम भी बच जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे फीचर्स ऑफ पाइथन। हाई लेवल लैंग्वेज, ओपन सोर्स, इंटरप्रेटेड, केस सेंसिटिव, पोर्टेबल, ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उसमें। ठीक है, और इट यूजेस आइडेंटिटेशन, सो जो हमारे ब्रैकेट्स होते थे वो सारे क्या हो चुके हैं, रिमूव हो गए हैं, इसलिए इसके ये सब फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फीचर्स ऑफ पाइथन। आगे बढ़ते हैं, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। अब देख लेते हैं कि अब हमें सबसे स्टार्ट करना है, यदि हमने अभी तक देख लिया कि पाइथन होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, अब यदि हमें पाइथन को हमें चलाना है, उसको करके देखना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए। ठीक है, to write and run a Python program, we need to have a Python interpreter installed on your computer, or we can use any online Python interpreter. The interpreter is also called Python shell. यदि हमें कुछ भी कोडिंग करनी है या हमें कोई भी प्रोग्राम चला के देखना है या हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है किसी भी काम को करने के लिए, तो यदि हमें पाइथन चलाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पाइथन का इंटरप्रेटर। क्यों होना चाहिए पाइथन का इंटरप्रेटर? अभी मैंने बताया था पीछे कि इंटरप्रेटर नहीं होगा तो जो भी हमने कोड लिखा है वो हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमने जो लिखा कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर क्या कर देगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा हमारा कंप्यूटर। क्लियर?
तो हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं पाइथन इंटरप्रेटर। तो कैसे इंस्टॉल करना है, मैंने यहाँ पे लिंक दी हुई है, यू कैन डाउनलोड इट फ्री फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट। हम python.org नाम की वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हैं, इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री है और ओपन सोर्स है। तो ये www.python.org पे जाएंगे, डाउनलोड्स पे जाएंगे, वहां पे जाके आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। और कैसे इंस्टॉल करना है उसकी ऑलरेडी मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक भी आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जब हमारा पूरा इंटरप्रेटर इंस्टॉल हो जाता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हम यदि क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अभी हम आगे करके देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। तो इस तरीके की एक ब्लैक स्क्रीन आती है और ये जो हमारे पास देखो 4 एरो दिख रहे हैं, इसके आगे ही हम किसी भी कमांड को लिख के क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यदि 3 एरो आ जाते हैं, मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कोई भी इंस्ट्रक्शन लेने के लिए तैयार है। तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथन को इंस्टॉल करेंगे पाइथन की वेबसाइट से, ठीक है। और उसको जब पूरा कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका आइकॉन आएगा पाइथन का, जो हमारा पाइथन सेल होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें कोई इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी और जिसमें 3 एरो दिखेंगे, और जहां हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोड लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान बना के रखिए। आगे चलते हैं, एग्जीक्यूशन मोड। अब जो हमने पूरा इंस्टॉल किया हुआ है, हमारा पाइथन जो हमने इंस्टॉल कर लिया, तो उसमें हम दो कोड, जो हमारे कोड हैं उसको दो प्रकार से चला सकते हैं। पहला चला सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में। कौन से मोड में चला सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड में। वी कैन सिंपली टाइप ए पाइथन स्टेटमेंट ऑन द प्रॉम्प्ट डायरेक्टली एज सून एज वी प्रिंट द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। पहला कौन सा है हमारा, इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया वो ब्लैक स्क्रीन है, वहां हम क्या कर सकते हैं, जो 3 एरो है उसके बाद में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा कोड है उसको लिखते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरेक्टिव मोड क्यों कन्वीनियंट होता है, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड इज कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड फॉर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। इंटरेक्टिव मतलब हम डायरेक्टली इंटरेक्ट रहते हैं, एक लाइन लिखा, तुरंत इंटर मारा, तुरंत उसका आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी, इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर यूज, कि हमने कोई भी लाइन एग्जीक्यूट की है तो यदि हमें उस लाइन की फिर से जरूरत पड़ गई है तो हम उसको फिर से चला के नहीं देख पाते थे। तो इंटरेक्टिव मोड के बाद हमने एक और तरीके का दूसरा मोड निकाला, उसे क्या करना, उसे कौन सा मोड कहते हैं, स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हमारा प्रॉम्प्ट रहता है वहां से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं कोड को और तुरंत आउटपुट मिलता है, ठीक है। हम स्क्रिप्ट मोड पढ़ेंगे और उसके बाद दोनों को देखेंगे कि किस तरीके से हम एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में और स्क्रिप्ट मोड में। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, जो भी अभी हमने प्रॉम्प्ट देखा था, ब्लैक कलर की स्क्रीन, उसमें एक सिंगल लाइन में हम लिख देते हैं कोड को और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं और वहीं के वहीं आउटपुट मिल जाता है। बट इसमें क्या होता है कि एक बार जो कोड लिख दिया, यदि उसी कोड को दोबारा लिखना है तो हमें फिर से टाइप करना पड़ता था। तो हमने एक नया मोड बनाया जिसे क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, हम पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं एक अलग सी फाइल में। इसको कैसे याद रखोगे, स्क्रिप्ट मोड मतलब जब हमारे पास बहुत सारी लाइन है, स्क्रिप्ट बोलते हैं ना इसको, कि बहुत सारी लाइनें हैं इंस्ट्रक्शन की, सिंगल सिंगल लाइन है तो वहीं एग्जीक्यूट होकर आउटपुट देख लेते हैं, लेकिन हमें एक पूरा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 8-10 लाइन है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक अलग से फाइल में क्या करते हैं, लिखते हैं, उसको सेव करते हैं और फिर क्या करते हैं, इंटरप्रेटर को वहां की पाथ देते हैं और वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है कि भैया ये फाइल यहाँ पे रखिए और इसमें लिखे कोड को चलाना है। तो वो क्या करता है, इंटरप्रेटर फिर उस फाइल में लिखे हुए सारे कोड को चलाता है। तो ये जो दूसरा तरीका है जिसमें हम फाइल में लिखते हैं पूरा कोड और फिर एग्जीक्यूट करते हैं, वो कौन सा मोड कहलाता है, हमारा स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्टली वहीं से एग्जीक्यूट कर लेते हैं जहां पे हमारा आईडीएलई होता है, ठीक है। आईडीएलई जो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कोड को लिखने के लिए और रन करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, आईडीएलई, ठीक है। तो वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, कि अभी जो हमने इतनी पूरी कहानी सुनी है इसको करके देखेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ाते रहूंगा तो ऊपर से जाएगा सारी चीज। तो सबसे पहले हम करते हैं इंटरेक्टिव मोड में किसी भी चीज को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है वो। तो सबसे पहला हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, अब अपन देखते हैं कि कैसे वो हमारा इंटरेक्टिव मोड में मिलता है हमें, कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मैं एस्केप दबाता हूं और मैं गया मेरे स्टार्ट पे, कहाँ क्या क्लिक किया, स्टार्ट पे। स्टार्ट पे हम देखो इधर पे साइड में
कहाँ पे जाएंगे, नीचे जाओगे तो आपको पाइथन इंस्टॉल कर लोगे तो देखो MLNOP यहाँ पे दिखेगा पाइथन 3.10 यहाँ न्यू दिख रहा है, इस पे जाएंगे, नीचे देखो ये, इस पे बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे, किस पे, पाइथन 3.10 यहाँ पे, ये देखो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, इसके नीचे आइडियली पे क्लिक नहीं करना है, किस पे क्लिक करना है, पाइथन 3.10 64 बिट जो लिखा है इस पे, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये क्या होगी, ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। अब ये ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको, और यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि ये 3 डॉट्स, 3 एरो यदि आपको दिख जाए तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमांड दे सकते हैं और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये ब्लैक स्क्रीन को ही क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव मोड। अब इंटरेक्टिव मोड क्यों कहते हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो अपन बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, तो मैं लिख रहा हूं इसमें प्रिंट, क्या लिखा मैंने, प्रिंट, और लगाया इसमें ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर ये क्या करता है, मैंने लिखा सिंगुलर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो और फिर लिखा वर्ल्ड, ठीक है ये। और लास्ट में हम ले जाते हैं कर्सर को, ठीक है। तो हमारा कर्सर कहाँ होना चाहिए, सबसे लास्ट में, देखो अभी कहाँ ब्लिंक हो रहा है, सबसे लास्ट में। और सिंपली हमें क्या प्रेस करना है, इंटर, ठीक है। जैसे हम इंटरप्रेट करेंगे तो ये जो नीचे दिख रहा है आपको हेलो वर्ल्ड, ये क्या दे दिया इसने, आउटपुट। जैसा मैंने बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, यदि सिंगल लाइन ऑफ कोड है हमारे पास और हमें तुरंत उसके आउटपुट देखना क्या आएगा, तो हम कौन सा मोड एग्जीक्यूट करते हैं, इंटरेक्टिव मोड। हम किस मोड में काम करते हैं, इंटरेक्टिव मोड में। लेकिन सपोज करो मुझे फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मुझे फिर से टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से टाइप करना पड़ेगा, इसलिए ये कैसा है, थोड़ा हेक्टिक है कि हमें यदि कोई चीज को बार बार लिखना रहता है तो हमें फिर से टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक दूसरे मोड में करते हैं, जिसे कौन सा मोड कहते हैं, स्क्रिप्ट मोड। यहाँ तो सिंगल लाइन थी तो हम सिंगल लाइन फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझा देता हूँ, प्रिंट क्या करता है, प्रिंट जो हमारा है ये क्या है, ऑलरेडी हमारे पास ये क्या बोलते हैं, इसको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी चीज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसके पैरेंथेसिस में लिखी जाती है वो एज इट इज उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमने इसके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, तो उसने क्या कर दिया, एज इट इज हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज हमें प्रिंट करनी है तो हम क्या करते हैं, हमारे पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर क्या लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। जैसे कि मैं यदि प्रिंट लिख दूं, PRINT प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यदि मैं लिख दूं, यदि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखोगे तो एरर आएगी, ठीक है। तो यदि मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देता हूं, कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 ये XYZ कुछ भी लिखोगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, किसी प्रकार की एरर नहीं देगा। ये इंटर मारा, जो मैंने यहाँ पे दिया था, ये देखो, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी दिया था वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया, चाहे वो सिंबल हो, चाहे नंबर हो, चाहे वर्ड्स हो, चाहे अल्फाबेट हो, एज इट इज वो उसको क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। यहां तक कि यदि मैं यहाँ पे यदि इस तरीके से लिखूंगा कि मैं यहाँ पे लिख दूं 2+4, क्या लिखा, 2+4, तो ये 2+4 नहीं करेगा, ये क्या करेगा, 2+4 को 2+4 ही करके दे देगा, ठीक है, क्लियर। तो प्रिंट क्या करता है, ये जो भी चीज उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं वो एज इट इज उसको प्रिंट कर देता है। और यही प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का, ठीक है। कौन सी लाइन है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए, ये, जिसको जैसे ही प्रिंट करते हैं तो एज इट इज वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देता है, क्लियर है। तो ये जो मोड है वो कौन सा है, हमारा इंटरेक्टिव मोड। इसमें हम क्या करते हैं, इस 3 एरो के बाद जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देना रहता है वो लिख देते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। सपोज करो कि मैं यहाँ लिखता हूँ 2+6, तो ये क्या किया, मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि 2 को क्या करो, 6 में प्लस कर दो, और मैं इंटर करता हूं तो ये क्या दे देगा, 8, ठीक है। यहाँ देखो 8 दिख रहा है इसका आउटपुट। 8 इसने क्यों दिया, क्योंकि इसने क्या किया, 2+8 को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया। यानी मैंने लिखा 7+9, सॉरी 7+9 क्या दे देगा, 16। तो जो भी मैं इसको देता हूं इंस्ट्रक्शन, वो एज इट इज उसको क्या करता है, उसका आउटपुट वहीं की वहीं जनरेट कर देता है, क्लियर है। तो ये है हमारा इंटरेक्टिव मोड। अब सपोज करो कि मुझे यही चीज क्या करनी है, स्क्रिप्ट मोड में करनी है, तो इसके लिए फिर से हम वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे और इस बार हम किसका यूज करने वाले हैं, आइडियली किस में जाएंगे हम, फिर से मैं बता देता हूं कहां पे जाएंगे, नीचे जाएंगे और फिर से हम ढूंढेंगे हमारा पाइथन कहाँ पे। चाहो तो आप इसमें राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। मैं यहीं से चला लेता हूँ अभी, आइडियली किस में जाएंगे,
IDLE में जाएंगे तो ये ब्लैक स्क्रीन की जगह अब क्या आएगा, एक व्हाइट स्क्रीन आएगा। और ऊपर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा रहेगा IDLE शेल। ठीक है, ये IDLE, इसको क्या बोलते हैं, IDLE सेल। अब इसमें हम कितने भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हम वही बना रहे हैं जो हमें बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ जाएंगे, फाइल में। किस पे जाएंगे, इसके फाइल पे जाएंगे। यदि हमें सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि जैसा हम इंटरेक्टिव मोड में कर रहे थे ना। जैसे मुझे यहाँ करना है, मैंने क्या लिखा, हेलो और वर्ल्ड, तो ये यहाँ से भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ देखो तुरंत तुरंत हमको आउटपुट मिल जाता है। ये IDLE सेल है। लेकिन मुझे क्या है, फिर से यही लाइन लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से लिखूंगा। ठीक है, और हम मेरे को 2-3 लाइन लिखनी है तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। ठीक है, या लिख भी सकता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेटेड नहीं है या मुझे एडिट करने में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग से फाइल बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में फाइल लिखा है, फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल में जाके किस पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कोड है हम वहां पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्रिंट, और इसमें क्या लिखेंगे, वही जो वहां पे लिखा था। प्रिंट में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड के साथ और लिख देते हैं PRINT, प्रिंट। जितनी लाइन ऑफ कोड देखो, वहां पे हम नीचे लाइन में नहीं लिख पा रहे थे ना, यहाँ देखो मैंने 2 लाइन ऑफ कोड लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, हेलो वर्ल्ड हमारी अकेडमी वेलकम टू लिख देता, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू हमारी एकेडमी। ठीक है, मैंने ये 2 लाइन ऑफ कोड लिखा। अब मैंने एक के नीचे एक लिख दिया। क्या हम वहाँ क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव मोड में ऐसा लिख पा रहे थे, एक के नीचे एक नहीं लिख पा रहे थे। ठीक है, तो जब हमारे पास बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड रहते हैं और हमें कोई भी चीज़ बार बार लिखनी है तो हम क्या करते हैं, इस मोड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी करके कितने बार भी लिख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये लिखा, ठीक है, ये लिख दिया। कितने हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। और इसको चलाने के लिए पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, सेव, या कीबोर्ड से भी Ctrl+S दबाओगे तो ये सेव होगा। अब ये पूछेगा लोकेशन। ठीक है, लोकेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, देखो जहां पे आपकी पाइथन फाइल इंस्टॉल हुई है, यदि उसी फाइल में है तो आप यहीं से डायरेक्ट रन कर पाते हैं, नहीं तो हमें उसका पूरा पाथ देना पड़ता है, तब जाके एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, देखो ये कहां पर है, प्रोग्राम्स में, फिर पाइथन में, फिर पाइथन 3.10 लिखा है। मतलब आपकी सी ड्राइव में ही पाइथन इंस्टॉल होगा। यदि आपने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है तो वहां पे फोल्डर होगा, और उन फोल्डर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग से क्या मिलेगा, यहाँ पे जाके आप फाइल को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि पाइथन फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे फाइल को इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, इसका कुछ भी नेम दे सकते हैं। लिखा मैंने हेलो, और क्या लिखा, उसका नाम वर्ल्ड, और इसके साथ में एक्सटेंशन में आपको लिखना है .py। ठीक है, जब भी हम कोई भी अलग से फाइल बना के कोड लिखते हैं तो उस फाइल को क्या किस तरीके से सेव करते हैं, .py के नाम से सेव करते हैं। और ये मैंने कर दिया सेव। ठीक है, ये हो गया सेव। अब हम यहाँ पे जाएंगे रन पे। देखो यहाँ पे फाइल न्यू क्रिएट जहां से की थी वहीं पे हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ रन का ऑप्शन है, यहाँ पे गए, रन में गए, और किस पे क्लिक करना है, रन मॉड्यूल। किस पे क्लिक करना है, रन मॉड्यूल। और जैसे ही हम रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, ये IDLE सेल जो हमारा चल रहा था उसमें इसका आउटपुट आएगा। देखो हेलो वर्ल्ड वेलकम टू हमारी एकेडमी। क्योंकि ये कितने बार लिखा था हमने, 3 बार, तो इसका आउटपुट भी कितने बार आया है, 3 बार। ठीक है, यदि अपन कोड देखें तो ये देखो कितने बार लिख रखा है अपन ने, अरे वेट, ठीक है, हमने कितने बार लिख रखा है इसी कोड को, 3 बार। तो ये 3 बार क्या हुआ, इसने देखो यहाँ पे हमारी एकेडमी वेलकम टू हमारी एकेडमी इसने 3 बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, इस जो हमारी फाइल है इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, आउटपुट। ठीक है, अभी हम आप प्रोग्राम्स बनाना भी देखेंगे, किस तरीके से प्रोग्राम्स बनते हैं। ठीक है, आगे आने वाली चीजों में, क्योंकि अभी हमने ऑपरेटर्स नहीं पढ़े हैं, प्लस कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ये सब नहीं पढ़ा है, तो हम प्रोग्राम अभी नहीं बना सकते। अभी तो हमने सिंपली देखा कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में किस तरीके से कोड को चलाया जाता है। तो इंटरेक्टिव मोड में चलाने के लिए स्टार्ट में गए और पाइथन सेल में जाके क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन लिखते गए और इंटर किया तो तुरंत आउटपुट मिल गया। और स्क्रिप्ट मोड में क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे IDLE में गए, फाइल में गए, फिर फाइल में क्या किया, न्यू फाइल पे गए,
और न्यू फाइल के बाद हमने उसमें कोई भी कोड लिखा और उसको सेव किया। सेव कैसे किया? फाइल का नाम और .py से सेव किया और रन पे जाके उसको क्या किया? रन मॉड्यूल। तो जैसे ही हम रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट। जैसा कि ये यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट हुआ और दोबारा आउटपुट आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। तो हम थे एग्जीक्यूटिंग अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम पे। ठीक है, तो हमने दो तरीके से एग्जीक्यूट करना सीख लिया, एक था इंटरेक्टिव मोड और दूसरा था स्क्रिप्ट मोड। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दोनों तरीके से देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा पाइथन कैरेक्टर सेट। ठीक है, कि जो हमारा पाइथन है वो कौन कौन से चीज़ों को पहचान लेता है, कौन सी चीज़ों को समझता है, वो सब के बारे में हम समझेंगे पाइथन कैरेक्टर सेट में, कि हम इन कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। A character set is a set of valid character that a language can recognize। कि एक लैंग्वेज में हम कोई भी चीज लिख रहे हैं तो वो कौन कौन सी चीजों को पहचान सकता है। मान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज में है, यदि वो हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन, तो हाई लेवल लैंग्वेज में वो कौन कौन सी चीजों को समझता है, वो चीज क्या कहलाती है? पाइथन कैरेक्टर सेट। तो अब देख लेते हैं पाइथन लैंग्वेज में किस तरीके की चीजों को हम लिख के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो पाइथन लैंग्वेज में हम पहली चीज तो क्या यूज कर सकते हैं? लेटर्स। यानी कि हम कौन कौन से लेटर्स यूज कर सकते हैं? ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक हमारे स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिजिट कौन सी यूज कर सकते हैं? सारी डिजिट यूज कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन सारी डिजिट को भी यूज कर सकते हैं, मतलब उसको समझ में आता है 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 9 क्या है, ये सब। इसके बाद सिम्बॉल्स भी हैं, प्लस माइनस और जो हमारे मल्टीप्लाई है। ठीक है, वो सारे सिम्बॉल्स भी क्या करता है? वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसके बाद व्हाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेस, टैब, कार्टेज, रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही वो क्या कर सकता है? समझ सकता है। इसके अलावा और क्या समझ में आता है उसको? पाइथन कैन प्रोसेस ऑल आस्की यूनिकोड कैरेक्टर्स एज वेल एज पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल्स। ठीक है, वो लिटरल्स भी समझता है और यूनिकोड्स भी समझता है, आस्की भी समझता है। आस्की क्या होते हैं, यूनिकोड्स क्या होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है यूनिट 1 में। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो वो समझ लेता है कि कोई भी अल्फाबेट लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोड क्या है। तो वो सारी चीज, तो ये सारे जो है कैरेक्टर्स वो हर एक चीज समझ लेता है। बेसिकली जितने भी कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स हैं, वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज क्या होता है? पाइथन समझता है। और इन्हीं सबके ग्रुप को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट की डेफिनेशन आएगी तो सिंपली आपको लिखना है कि कैरेक्टर सेट इज अ वैलिड कैरेक्टर दैट लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। एक जो लैंग्वेज है वो कुछ सिंबल्स या कैरेक्टर्स को समझती है, उन्हीं सिंबल्स और कैरेक्टर्स के जो सेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? कैरेक्टर सेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन सभी चीजों को समझता है। ठीक है, जो अपन ने पीछे देखे, नंबर, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, ये सारी चीज। अब बात कर लेते हैं पाइथन टोकन्स किसे कहते हैं। ठीक है, इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन। यदि मैं इस पैराग्राफ की बात करूं, यहां से लिखा हुआ है, यदि मैं लिखूं इन अ पैसेज से लेकर यहां तक लास्ट तक लिखा हुआ है कुछ भी चीज, तो ये किन से मिलके बना है? छोटे छोटे लेटर से। किससे? कैरेक्टर से। ए बी सी डी जो हमने ए से जेड तक पढ़ी उससे मिलके बना है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ लेटर से मिलके क्या बने हैं? वर्ड। और वर्ड से मिलके क्या बना है? लाइन। लाइन से मिलके क्या बना है हमारा? सेंटेंस। सेंटेंस से मिलके क्या बना है? पैराग्राफ। ठीक है, तो इसी तरह पाइथन टोकन्स क्या होते हैं? पाइथन टोकन्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड पाइथन टोकन। कि जो हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम भी छोटी छोटी चीजों से मिलके बना रहता है, और उन्हीं जो छोटी छोटी चीज हैं जिनसे मिलके प्रोग्राम बना हुआ होता है, उन्हीं छोटी छोटी चीजों को क्या बोला जाता है? टोकन। ठीक है, जैसे कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं तो उसमें क्या क्या हो सकता है? कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ आइडेंटिफायर्स, कुछ लिटरल्स, ऑपरेटर्स या पंक्चुएटर्स। ठीक है, जैसे अपन ने एग्जीक्यूट किया था 6 + 7, यहाँ पे क्या है? कुछ लिटरल्स हैं, कुछ ऑपरेटर्स भी हैं। 6 + 7 यदि मैंने लिखा है तो 6 क्या है? एक लिटरल, मतलब कि उसकी कुछ फिक्स वैल्यू, 6 तो 6 ही रहेगा। फिर प्लस लगाया था जो, तो वो प्लस क्या है हमारा? ऑपरेटर। प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये क्या होते हैं? ऑपरेटर्स। इसी तरह कीवर्ड्स यूज किए थे, जैसे अपन ने प्रिंट यूज किया था। प्रिंट क्या होता है? कीवर्ड, मतलब कि उसकी वो किसने दिया? हमें पाइथन ने दिया है, वो क्या कहलाता है? कीवर्ड। तो और इन सब छोटी छोटी चीजों से मिलकर हमने क्या किया था? एक प्रोग्राम बनाया था, एक इंस्ट्रक्शन बनाया।
और यही जो इंडिविजुअल छोटी छोटी यूनिट्स हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, पाइथन टोकन। यानी कि वह छोटी छोटी चीज जिनसे मिलके एक पूरा पर्टिकुलर प्रोग्राम बनता है वो क्या कहलाता है, पाइथन टोकन्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। ठीक है, वह छोटी सी यूनिट जिससे मिलके एक प्रोग्राम बनता है उसे क्या कहते हैं, टोकन। ठीक है, नेक्स्ट अब इनको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं कि आखिर ये सब होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स। क्या पढ़ने वाले हैं, कीवर्ड्स। ये सब पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बेसिक्स नहीं पढ़ोगे तो आप प्रोग्राम बनाओगे तो बहुत ज्यादा आपकी गलती आने वाली है या आएगी ही आएगी, क्योंकि इसमें हम रूल्स भी पढ़ेंगे कि कीवर्ड कहाँ यूज कर सकते हैं कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं। तो वो यदि आपको नहीं पता होगा तो जब आप प्रोग्राम लिखने बैठेंगे तो आपको एरर आएगी। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ व्यू से, तो इसे जरूर पूरा देखें। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर सम प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड इन पाइथन दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड कुछ वर्ड्स रहते हैं जो पाइथन के रहते हैं जिनकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ द कोडिंग। ठीक है, मतलब कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो ये पाइथन वालों ने क्या किया है, कोडिंग करने के लिए हमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज दिए हैं कि उन वर्ड्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। और उन वर्ड्स की क्या होती है, अपनी कुछ भी अपनी एक मीनिंग होती है। जैसे यदि अपन प्रिंट पढ़ा था अपन ने, अभी अपन ने क्या किया था, हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया था, प्रिंट वर्ड का यूज किया था। तो उसकी अपने आप में एक मीनिंग लिखी हुई कहीं कि यदि प्रिंट कहीं भी दिखे तो उसके ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को क्या करना है, उसने इंटरप्रेटर को बताया कि प्रिंट कहीं भी दिखे इंटरप्रेटर तुमको, तो प्रिंट में लिखी हुई चीजों को क्या करो तुम, एज इट इज प्रिंट कर देना। मतलब वो क्या है, एक कीवर्ड है, उसके बारे में लिख रखी है कोडिंग की भैया कीवर्ड, भैया इंटरप्रेटर जब भी आपको कीवर्ड दिखे तो उसमें कोई भी चीज लिखी होगी तो आप उसको एज इट इज प्रिंट कर देना। मतलब वो क्या करेगा, उसका क्या यूज है, वो सारी चीज लिखी हुई है। तो वो क्या है, रिजर्व वर्ड। उसे क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड। मतलब जिसको यूज करने पे हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके कुछ भी चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसका यूज क्या है, किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, जो प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज होते हैं और वो रिजर्व होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे नीचे देखो लिस्ट दिख रही होगी, ट्रू, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, वाइल, डिलीट, ग्लोबल, नॉट, विथ, एलिफ, इफ, एल्स। ठीक है, प्रिंट, ये सब चीजें क्या होते हैं, हमारे कीवर्ड्स। इन सब चीजों का यूज करके हम क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। और इनकी अपनी खुद की एक मीनिंग है कि भाई इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे प्रिंट की मीनिंग थी ना कि प्रिंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी हमें आउटपुट प्रिंट करना रहेगा, कोई भी चीज एग्जीक्यूट होगी पूरी और हमें किसी भी चीज का आउटपुट शो करना रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट। ठीक है, कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कहीं पे कंडीशन लगानी रहेगी तो हम इफ यूज करेंगे, एल्स यूज करेंगे। ठीक है, कोई फाइल इंपोर्ट करना रहेगा तो इंपोर्ट यूज करेंगे, कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना रहेगा तो। ठीक है, इस तरह ट्रू होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स। ऑल द कीवर्ड्स इन पाइथन आर रिटन इन लोअर केस एक्सेप्ट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं हम उनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, सिर्फ दो कीवर्ड्स को छोड़ के, जिनको बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू और फॉल्स हैं वही ऐसे दो कीवर्ड्स हैं जिनको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, वो दो लेटर्स जो भी रहेंगे वो ट्रू और फॉल्स वाले जो भी रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कैपिटल्स में रहेंगे। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कुछ नहीं, जो पाइथन वालों ने कुछ वर्ड्स दिए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं जिनका यूज हम प्रोग्रामिंग करने के लिए करते हैं और उन वर्ड्स की अपनी कुछ एक मीनिंग होती है, उन्हें क्या कहते हैं, पाइथन कीवर्ड्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी क्या चीज होती है, पाइथन आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर से नाम से ही समझ में आ रहा होगा, आइडेंटिफायर मतलब जो किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पाइथन आइडेंटिफायर। जैसे अपने को कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं लोग, हमारे नाम से, हमारे एड्रेस से। ठीक है, या हमारी पास यदि आईडी कार्ड है आपके स्कूल में, यदि आपको पहचानना रहेगा तो आपको कैसे पहचानता है कोई दूसरा टीचर जो आपको नहीं पढ़ाता हो, आपके आइडेंटिटी कार्ड को देख के कि भाई आप इस क्लास में हो, इस सेक्शन पे हो। तो वो क्या देखता है, आइडेंटिटी कार्ड में भी क्या देखता है, बेसिकली आपका आपका नाम देखता है। ठीक है, कि आपका नाम क्या है, आपकी क्लास क्या है, वो आपको पहचान लेता है कि भाई ये नाम का ये बंदा है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती है, वेरिएबल्स रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं और
हमारे पास बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी फंक्शन को कॉल करना या किसी पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करना, तो उस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे कॉल करना पड़ता है। हम कंपाइलर बोल रहा हूँ, कंपाइलर इसमें नहीं रहता, इंटरप्रेटर को बताना है कि भैया तुमको ये वाली लाइन चलानी है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। जैसे मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम्हारी क्लास के उस पर्टिकुलर बंदे को भेजो, तो क्या करेगा वो बोलेगा, ठीक है, मैं उसको तुमको क्या बताऊंगा, उस बंदे का नाम बताऊंगा, जब तो तुम उसको बुला पाओगे। मैं बोलूंगा कि उस पर्टिकुलर क्लास से क्या बोलते हैं, योगेश नाम के लड़के को बुलाओ, तो क्या करोगे, उस लड़के को जाओगे, वहां पे बोलोगे कि योगेश तुमको सर बुला रहे हैं, जब भी वो आ पाएगा। इसी तरह हमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शन चलाना है, किसी वेरिएबल में कुछ डालना है, स्टोर कराना है, तो हमें इंटरप्रेटर को बताना पड़ेगा कि भैया इसमें ये चीज डालनी है। तो उन चीजों को पहचानने के लिए वो जितनी भी चीज है उनको हम क्या देते हैं, एक नेम दे देते हैं, और वही नेम क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स। वही नाम देना क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। जैसे कि मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया ऐड, तो ये ऐड जो मैंने नाम दिया, हम खुद देते हैं जो नाम, वो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर। एक वेरिएबल बनाना है, मतलब कि वेरिएबल क्या होता है, किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो वेरिएबल, सपोज करो कि मुझे किसी की एज को स्टोर कराना है, तो मैं वेरिएबल का नाम क्या रखूंगा, एज। तो एज क्या हो गया मेरा यहाँ पे आइडेंटिफायर। वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसमें एक एज नाम की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। मैं एज ही क्यों दे रहा हूं, मैं कुछ और भी दे सकता था एज स्टोर करने के लिए। नाम हम ऐसा देते हैं कि हम आसानी से उसको क्या कर सके, पहचान सके। यदि मैं एज नाम ना दे के ए दे देता, और ए में यदि 60 लिख देता, तो यदि कोई और प्रोग्रामर आता तो उसे समझ नहीं आता कि ये ए में क्या स्टोर है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी आइडेंटिफायर के नेम रहते हैं वो ऐसे रखते हैं कि आसानी से पहचान में आ जाए। ठीक है, सीधी बात है कि यदि हम किसी को कुछ नाम दे रहे हैं तो ऐसा देते हैं कि उसके कुछ पहचान है, ठीक है, आसानी से उसको पहचाना जा सके। तो ये क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स। यानी कि प्रोग्राम में हमें किसी भी चीज को पहचानना है, तो उस चीज को पहचानने के लिए हम उस चीज को एक नाम दे देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, आइडेंटिफायर। जैसे किसी की एज स्टोर करनी है, तो उसको क्या नाम दे दिया, एज। उस वेरिएबल को क्या नाम दे दिया, एज। किसी 4-5 लाइन है, वो क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है नंबर्स को, तो हम उस फंक्शन का नाम क्या दे देंगे, ऐड। और जैसे ही ऐड फंक्शन चलेगा तो क्या हो जाएगा, वो दो नंबर को जोड़ के दे देगा। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड डिजिट इन एनी ऑर्डर एक्सेप्ट दैट फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, और इसके बारे में और लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स इन एनी ऑर्डर एक्सेप्ट दैट द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, द अंडरस्कोर काउंट्स एज अ कैरेक्टर। ठीक है, हम इसमें किसी को भी मतलब हमें किसी पर्टिकुलर चीज को नाम देना है, तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं, लेटर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम रूल्स पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ, और हम कितने ही लंबा नाम दे सकते हैं, बट ज्यादा बड़ा नाम हम नहीं देते। जैसे तुम्हारा नाम बहुत लंबा हो जाए, जैसे वो कौन सी मूवी आई थी हमारी, अनिल कपूर वाली, उसमें उसका नाम था वेणुगोपाल अय्यर, ऐसा कुछ था ना उसका नाम। तो जितना लंबा नाम रहेगा उसको लेने में भी प्रॉब्लम जाएगी, उसमें चीज़ों को स्टोर करने में भी प्रॉब्लम जाएगी, उसको लिखने में भी प्रॉब्लम जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो आइडेंटिफायर का नाम है उसको छोटा से छोटा रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें उसे बार बार यूज़ करना पड़ता है। बार बार उसका यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशंस इवेल्यूट करते हैं। ठीक है, तो वो कैसा रखते हैं, हम छोटा ही रखते हैं। ठीक है, भले उसकी अनलिमिटेड लेंथ हो, हम उसको क्या करते हैं, छोटा, ज्यादा से ज्यादा जितना छोटा हो सके हम उतना उसको रखने की कोशिश करते हैं। द अंडर स्कोर काउंट्स एज ए कैरेक्टर, और इसमें हम अंडर स्कोर ही एक ऐसा है अल्फाबेट, जिसको हम अल्फाबेट बोल रहा हूँ, कैरेक्टर या सिंबल, उसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ अंडर स्कोर ही हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी कोई भी सिंबल्स हम यूज नहीं कर सकते। पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमें पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यदि हम किसी चीज को वैल्यू नाम दे रहे हैं, VALUE, जिसमें कैपिटल वी कैसा है, कैपिटल है, और एक और चीज का नाम रखा वैल्यू, तो वो दोनों ही नाम कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, सीधी बात है कि यदि कोई कहीं पे लिख रहा है योगेंद्र सर, तो कहीं पे योगेंद्र सर लिख रहा है कैपिटल लेटर्स में, तो वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करेगा, और कोई स्मॉल लेटर्स में लिख रहा है योगेंद्र सर, तो वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करेगा, भले ही वो योगेंद्र सर ही लिख रहा हो। क्योंकि केस सेंसिटिव होने का मतलब क्या होगा, वो कैपिटल लेटर्स में योगेंद्र सर लिखा है उसकी अलग मीनिंग होगी, और स्मॉल लेटर्स में योगेंद्र सर लिखा है उसकी अलग मीनिंग होगी। ठीक है, तो किसी को भी नाम दे रहे हैं
तो कैपिटल और स्मॉल लेटर यदि सेम भी लिखा हुआ तो भी वो अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आइडेंटिफायर जो किसी भी पर्टिकुलर चीजों को एक नाम देने के लिए यूज किया जाता है। और नाम क्यों यूज करते हैं अपन किसी भी चीज को, ताकि उनको आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सके, आसानी से उसको एक्सेस करके क्या कर सके, हम उनको चला सकें या पहचान सकें। ठीक है, नाम दे दिया तो हम पहचान लेते हैं कि भाई ये ऐड फंक्शन है, मतलब ये जोड़ रहा होगा। एक का नाम रख दिया सब फंक्शन, हम समझ जाएंगे कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा होगा। यदि हमने एक वेरिएबल बनाया एज, समझ जाएंगे कि इसमें एज स्टोर करनी है। हमने एक वेरिएबल बनाया टोटल, मतलब ये किसी चीज का टोटल को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये सब होते हैं आइडेंटिफायर। अब कुछ रूल्स होते हैं, यदि हम किसी को कुछ नाम देना है तो उसको नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि आपको आइडेंटिफायर लिखते नहीं आएगा तो आप प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे और यदि आपने इनवैलिड आइडेंटिफायर दे दिया तो वो बार बार एरर देगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर सर अपन कर क्या गलती रहे हैं। तो आपको जरूरी होना चाहिए कि रूल्स पता होना चाहिए। तो रूल्स क्या है, किसी भी चीज को नाम देने के लिए, इट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड डिजिट इन एनी ऑर्डर। इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकती हैं किसी भी ऑर्डर में, एक्सेप्ट दैट द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। ठीक है, हम इसमें क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं किसी को भी नाम देने के लिए, बट मेक श्योर कि जो सबसे पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, हमेशा एक अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनसे चालू नहीं होगी, मतलब कि नंबर से कोई भी किसी का नाम चालू नहीं हो सकता। ठीक है, तो योगेंद्र लिखोगे तो वैलिड है, 1 योगेंद्र लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर, मतलब कोई भी चीज नंबर से चालू नहीं होगी। फिर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, योगेंद्र 1 लिखोगे तो भी वैलिड है, योगेंद्र 1 2 3 लिखोगे वो भी वैलिड है, बट स्टार्टिंग में हमारा नंबर नहीं आना चाहिए। दूसरा रूल, द अंडर स्कोर काउंट्स एज द कैरेक्टर। और अंडर स्कोर भी कैरेक्टर की तरह काउंट होता है, मतलब सबसे स्टार्टिंग में भी हम क्या ले सकते हैं, अंडर स्कोर। जैसे अपन बनाते हैं ना इंस्टाग्राम पे आईडी, अंडर स्कोर कुछ भी लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अंडर स्कोर हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट हो सकता है स्टार्टिंग में और अंडर स्कोर हो सकता है। इसके अलावा नंबर कभी भी स्टार्टिंग लेटर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, स्पेस आर नॉट अलाउड, यानी कि हम किसी को नाम दे रहे हैं तो उसमें हम स्पेस नहीं दे रहे, नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे कि हमें स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते स्टूडेंट स्पेस एज इक्वल टू 27, मतलब हमने बीच में क्या दे दिया, स्पेस बार, मतलब कि पूरे के पूरा जो हमारा लेटर है वो कैसा होना चाहिए, स्पेस से रहित होना चाहिए, मतलब हम बीच में किसी प्रकार के स्पेस नहीं दे सकते। और यदि हमें दो वर्ड्स को सेपरेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, अंडर स्कोर। जैसे इंस्टाग्राम पे आईडी बनाते हैं ना अपन, यूजर नेम देते हैं तो लिखते हैं ना योगेंद्र अंडर स्कोर दिस क्यूट अंडर स्कोर ब्यूटीफुल अंडर स्कोर, जो भी लिखते हैं राइडर, जो भी अपन लिखते हैं तो अंडर स्कोर लिखते हैं, हम स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो अंडर स्कोर अलाउड है लेकिन स्पेस अलाउड नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड सच एज एट द रेट डॉलर एक्सेट्रा। और हम अंडर स्कोर को छोड़ के और कोई भी सिंबल्स यूज नहीं कर सकते किसी को नाम देने के लिए, यानी कि एट नहीं लगा सकते, डॉट नहीं लगा सकते, स्लैश नहीं लगा सकते, डॉलर नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकते हैं, अंडर स्कोर दे सकते हैं किसी को भी नाम देने के लिए। एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ पाइथन। इसके अलावा यदि हम कोई भी आइडेंटिफायर दे रहे हैं, किसी को नाम दे रहे हैं, तो वो किसी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जो रिजर्व वर्ड है ना, वो तो रिजर्व्ड है, उनका यूज हम किसी को नाम देने के लिए नहीं यूज कर सकते। यानी कि हम किसी चीज को प्रिंट नाम नहीं दे सकते, किसी चीज को वाइल नाम नहीं दे सकते, किसी चीज को इफ नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इन सब की अपनी एक मीनिंग है। और क्यों नहीं दे सकते, सपोज करो मैंने इफ के अंदर क्या लिख दिया, इफ इक्वल टू 3, तो वो क्या हो जाएगा, इफ इक्वल टू 3 लिखा तो वो समझेगा कि इफ के बाद कोई कंडीशन आएगी। इंटरप्रेटर को क्या पता चलेगा कि इफ लिखा है मतलब कंडीशन लगा रहा है ये प्रोग्रामर, लेकिन हमने उसको किस लिए यूज किया है, नाम देने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। ठीक है, तो वो क्या दे देगा, एरर। क्या बोलेगा कि आपने इफ तो लिखा है लेकिन कंडीशन नहीं दी, और वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगी, एक एरर क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हम इफ का यूज किस लिए नहीं कर सकते, एज अ आइडेंटिफायर। तो जितने भी रिजर्व वर्ड है उनको हम किसी का नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल विच इज इजिली डिपिक्ट द लॉजिक। और जैसे भी हम वेरिएबल नेम देते हैं या किसी भी चीज को नाम देते हैं तो ऐसे नाम देते हैं जिससे
उनको समझने में आसानी हो। जैसे कि हम एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं 2 नंबर को जोड़ने का, तो उसका नाम सब्ट्रैक्शन नहीं देंगे, ना तो उस चीज का नाम एबीसी दे देंगे, नहीं, उसका नाम क्या देंगे, ऐड, सम या टोटल, इस तरीके का उसको नाम देंगे ताकि हम समझ जाएं कि वो पार्टिकुलर लाइन ऑफ कोड करता क्या है। ठीक है, तो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम नाम ऐसा मीनिंगफुल देते हैं कि आसानी से उस कोड को समझ सकें कि ये पार्टिकुलर कोड करता क्या है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं नीचे जो हमारे आइडेंटिफायर हो सकते हैं, जैसे ऐड हो सकता है, ऐड 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कैपिटल में ऐड 1 2 3 लिख सकते हैं, या 2 नंबर को सेपरेट करना है, जैसे एडमिशन नंबर लिखना है तो अपन क्या लिख सकते हैं, ऐड अंडरस्कोर एनओ, तो हम समझ जाएंगे कि एडमिशन नंबर स्टोर करने के लिए, या सबसे स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लिख के भी हम कुछ भी हमारे वेरिएबल से आइडेंटिफायर से वो लिख सकते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर एबीसी भी हो सकता है किसी चीज का नाम। ये क्या है, हमारे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो इन तरीके से हम रूल्स, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिटरल्स। ठीक है, क्या है लिटरल्स? मींस कांस्टेंट। ठीक है, लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स वैल्यू। ऐसी सारी चीजें जिनकी फिक्स वैल्यू होती है उन्हें हम पाइथन में किस नाम से जानते हैं, लिटरल्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होने वाला है। तो लिटरल्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप के लिटरल्स होते हैं पाइथन में, जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब जिनकी वैल्यू कैसी होगी, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाएगी उन्हें क्या बोला जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था पीछे, वो क्या था, एक स्ट्रिंग लिटरल्स, मतलब उसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है, तो ऐसी हर चीज जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है, जो बदलते नहीं रहते, वो सारे क्या कहलाते हैं, लिटरल्स। यानी कि ए लिखा है मतलब वो सब जगह कैसा कहलाएगा, ए ही कहलाएगा। एबीसी लिखा हुआ मतलब वो एबीसी ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, लिटरल्स, जिनकी क्या है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब वो ए ही बोले जाते हैं, एबीसी या एबीसी। ठीक है, इस तरीके से तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, लिटरल्स। तो इसमें फर्स्ट टाइप का जो लिटरल्स है वो है स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, इनकी कैसी वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू। क्लियर। दूसरे होते हैं हमारे न्यूमेरिक लिटरल्स। ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल्स मतलब जो नंबर्स वाले होते हैं, जिनमें सिर्फ डिजिट होती है, उन्हें कौन सी लिटरल्स बोलते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूमेरिक लिटरल्स मतलब डिजिट्स। ठीक है, जो डिजिट से मिलके बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स। जैसे 1 2 3 34 36 39, ये सब क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। क्या 39 का भी चेंज होता है, नहीं होता। जो 39 है उसको हम क्या बोलते हैं, 39, उसको कुछ और चीजों से नाम से नहीं जाना जाता। तो ये कैसे लिटरल्स हैं, जिनकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, कि कहीं 3 और 9 लिखा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 39। तो ये क्या कहलाया, हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स। ठीक है, इसी तरह कुछ पॉइंट्स वाले लिटरल्स होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, फ्लोट। ठीक है, जो हमारे सिंपल्स नंबर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंटीजर लिटरल्स। और दूसरे टाइप के होते हैं हमारे फ्लोट। फ्लोट मतलब कि यहाँ पे 2.45, यानी कि जो भी डेसिमल्स वाले नंबर होते हैं वो सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है, फ्लोट नंबर्स या फ्लोट लिटरल्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो टाइप के न्यूमेरिक लिटरल्स। और तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, या 11th में आपके स्कूल के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, 2 + 3i, जिसमें एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है। वैसे जो नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हमने ये तीनों तरीके के कैटेगरीज के नंबर लिख दिए हैं। वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स। यानी कि इंटीजर टाइप के, यानी कि बिना पॉइंट्स वाले, दूसरे पॉइंट्स वाले, और तीसरे जिसमें क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी जाने जाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के नंबर को क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक लिटरल्स। फिर तीसरे टाइप के लिटरल्स होते हैं हमारे बूलियन लिटरल्स। ठीक है, बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं, बूलियन लिटरल्स इन पाइथन्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे हैव ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ऐसे लिटरल जिनकी सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, उन्हें कौन से लिटरल्स बोलते हैं, बूलियन लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी भी कांस्टेंट वैल्यू रहती है, या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। और ट्रू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 1। यदि कहीं पे ट्रू लिखा है इसका मतलब क्या होता है, 1, और कहीं पे फॉल्स लिखा है मतलब इसका मतलब क्या है, 0। ठीक है, तो 1 और 0 से भी हम इनको पहचानते हैं। मतलब किसी चीज की वैल्यू ट्रू है मतलब उसको हम एज ए क्या मानते हैं, 1, और किसी चीज की वैल्यू फॉल्स है तो उसको एज ए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे बूलियन लिटरल, जिनकी 2 ही वैल्यू होती है, तो ट्रू होती है या
फॉल्स होती है। ठीक है, अभी आगे हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, वहां भी हम इनको पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर बुलियन हमारे कैसे चलते हैं। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स के ऊपर बुलियन ऑपरेशन किस तरीके से किए जाते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल लिटरल्स भी है। ठीक है, जैसे कि स्पेशल लिटरल्स जो है हमारा एक है नन। नन क्या करता है, पाइथन लिटरल्स हैव ए वन स्पेशल लिटरल नोन एज नन। दिस लिटरल इन पाइथन इज यूज्ड टू सिग्निफाई दैट अ पर्टिकुलर फील्ड इज नॉट क्रिएटेड। यदि हम कुछ पर्टिकुलर चीज बना रहे हैं और हम उस चीज को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब उस समय उसकी वैल्यू नहीं दे रहे या उस चीज को खाली रखना चाहते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, नन। जैसे नन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे बोलते हैं ना नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ही एक नन लिटरल होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर चीज बना रहे हैं, उसमें कुछ भी चीज नहीं करना चाह रहे हैं, ना कुछ स्टोर करना चाह रहे हैं, ना कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम उसको किस तरीके का बना देते हैं, नन। ना उसमें 1 डालेंगे, ना उसमें 2.4 डालेंगे, ना उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर डालेंगे, ना उसमें ट्रू वैल्यू डाल रहे हैं, ना फॉल्स डाल रहे हैं, उसे खाली छोड़ना चाह रहे हैं, तो हम उसको क्या लिखेंगे, नन। कि हमने ये जो भी चीज ली है उसको कैसा लिया है, एज अ नन। नन मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो जिस चीज को हमें बाद में फ्यूचर में हमें कुछ भी चीज उससे रिलेटेड करनी है, बाद में उसके ऊपर ऑपरेशन करके उसमें वैल्यू लानी है, तो पहले हम उसको किस तरीके का मान लेते हैं, नन। तो ये क्या होता है, स्पेशल टाइप के एक लिटरल है जिसे क्या बोलते हैं, नन। इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ नहीं। ठीक है, कहीं नन लिखा है मतलब उसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, खाली है वो। इसके बाद लिटरल्स कलेक्शन। ठीक है, कुछ कलेक्शंस में होते हैं लिटरल, जैसे ये सब जो हमारे लिटरल्स हैं वो सिंगल सिंगल वैल्यू वाले, 1 है, 2 है, 3 है। बट हमें कई बार क्या होता है, पूरे के पूरे ग्रुप को स्टोर करना पड़ता है, तो उस चीज को करने के लिए हमारे पास कैसे लिटरल्स हैं, लिटरल कलेक्शन। ठीक है, इफ वी विश टू वर्क विथ मोर देन वन वैल्यू, जब भी हमें क्या होता है एक से ज्यादा वैल्यू के ऊपर काम करना रहता है, देन वी गो फॉर लिटरल कलेक्शन। हम कौन से कलेक्शन को यूज करते हैं, लिटरल कलेक्शन। लिटरल कलेक्शन इन पाइथन आर ऑफ 4 टाइप्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। ठीक है, ये 4 तरीके के हमारे पास कलेक्शन लिटरल्स हैं। इसके ऊपर तो हमारे पास पूरी की पूरी एक यूनिट्स हैं। लिस्ट मतलब जब हम ग्रुप ऑफ चीजों को क्या करते हैं, लेटर्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स को क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी लिस्ट। ठीक है, किसी भी चीज की लिस्ट क्या होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, किराने की लिस्ट बनाते हैं, मतलब उसमें जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसके क्या लिखे रहते हैं, पूरे नाम लिखे रहते हैं, तो ये क्या हो गई हमारी लिस्ट। ठीक है, और बाकी चीज भी इसी तरीके रहती है। टपल भी एक तरीके की लिस्ट ही होती है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ भी पर्टिकुलर थिंग्स की हम क्या बनाते हैं, पूरी एक लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स का अंतर रहता है, सिंटेक्स का अंतर रहता है। डिक्शनरी जिसमें एक की होती है, एक वैल्यू होती है। सेट ऐसी लिस्ट जिसमें कोई चीज रिपीट नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, सेट। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, लिटरल्स। और लिटरल्स बेसिकली कुछ नहीं होते, क्या है, वह सारी चीजें जिनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है उन्हें क्या कहा जाता है, लिटरल्स। ठीक है, और ये सब चीजें आप लोगों को मालूम है, बस उनको एक नया नाम दे दिया जो नाम है उनका लिटरल्स। ठीक है, तो नंबर हो गए हमारे पास, स्ट्रिंग हो गई, कोई चीज लिखी हुई है, तो वो सब किस में आते हैं, लिटरल्स में। ठीक है, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, नन हो गया, या कोई चीज लिखा हुआ है, वर्ड हो गया, तो वो सब किस क्या कहलाते हैं, लिटरल्स। क्लियर। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स की। ठीक है, लिटरल्स हो गए, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स। तो हम प्रोग्रामिंग में लिटरल्स का भी यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स की, हम कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जैसे हमने किया था ना 6 + 7, तो क्या होता है 6 और बीच में क्या लगाया, प्लस, या एडिशन करना है तो प्लस, माइनस, डिवाइड, एंड, और, नॉट। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, या तो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं या लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब जो मैथमेटिक्स वाले रहते हैं, प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इनको करने के लिए भी कुछ सिंबल्स दिए गए हैं पाइथन में, उन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेटर। और कुछ लॉजिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब बड़ा है, छोटा है, इन तरीके के ऑपरेशन को करने के लिए, चेक करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यही सब ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स के बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक में एक अलग से है ऑपरेटर का टॉपिक, तो हम उसमें सारे टाइप के ऑपरेटर्स कवर करेंगे। अभी फिलहाल में हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर इन पाइथन आर स्पेशल सिंबल दैट कैरी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर।
अभी एग्जांपल दिया, अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस एडिशन डिवीजन, इस तरीके के प्लस या माइनस का सिंबल या डिवाइड का सिंबल, ये सब क्या है हमारे ऑपरेटर। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब क्या है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर ऑपरेट्स इट इज कॉल्ड ऑपरेंड। ठीक है, और जो वैल्यू जिनके ऊपर ऑपरेटर चलता है उनको क्या बोलते हैं ऑपरेंड। सपोज करो कि मैं लिख रहा हूं 6 + 7, तो यहाँ पे प्लस तो क्या है ऑपरेटर, और जो जो वैल्यूज को जो जोड़ रहा है मतलब 6 और 7 यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे ऑपरेंड। मतलब कि जिन वैल्यूज के ऊपर वो ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है वो वैल्यूज क्या कहलाती हैं ऑपरेंड। जैसे 6 + 7 किया तो प्लस तो यहाँ पे ऑपरेटर है, वहां 6 और 7 क्या है हमारे ऑपरेंड। क्लियर। इन पाइथन देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, 7 प्रकार के ऑपरेटर्स रहते हैं जिन्हें हम डिटेल में एक अलग सी वीडियो बना के करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बुलियन ऑपरेटर। ठीक है, इनको मैं शॉर्ट में यही समझा देता हूँ। अर्थमेटिक बता ही दिया है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज करो मैंने a = 7 लिखा, मतलब a में कितनी वैल्यू आ गई 7, तो इस तरीके के ऑपरेटर जैसे कि इक्वल टू क्या करता है किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है, तो वो कौन से कहलाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर जो क्या करते हैं चीजों को कंपेयर करते हैं, जो अभी बताया मैंने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जैसे कंपेयर करते हैं ना बड़ा है छोटा है बराबर है, तो ये सब कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं कंपैरिजन। फिर क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं एंड और नॉट। ठीक है, जो लॉजिक्स पे काम करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे एंड और नॉट। ठीक है, एक्स और, ये सब क्या है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, जो लॉजिकल ऑपरेशन बुलियन वैल्यूज पे बेसिकली हम इनको परफॉर्म करते हैं, और इनका आउटपुट क्या आता है हमारे पास 0 आता है या 1, या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ठीक है, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। एंड और नॉट इस तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जो मोर देन 1 कंडीशन लगाने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, वो चेक करते हैं कि क्या पर्टिकुलर वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है या नहीं, या उसकी जैसी है कि नहीं एग्जैक्ट, वो चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। जैसे कि इज 2 = 6, तो सॉरी 2 = 2, क्या 2 के जैसा है तो वो ट्रू देता है या फॉल्स देता है, ये इज, इसमें हम इज और नॉट इसका यूज करते हैं। इस तरह मेंबरशिप होता है इन और नॉट इन। मेंबरशिप में क्या करते हैं कुछ ग्रुप ऑफ लिस्ट रहती है, उसमें पता करना है कि वो पर्टिकुलर आइटम है या नहीं है, वो पर्टिकुलर चीज है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं। उसमें इन होता है या नॉट इन, तो लिस्ट में यदि वो मिल जाता है तो वो ट्रू दे देता है, और उस लिस्ट में वो पर्टिकुलर चीज उसको नहीं मिलती है तो वो फॉल्स दे देता है। ठीक है, इस तरह बुलियन ऑपरेटर्स रहते हैं जो ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर कुछ नहीं, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास पाइथन में कुछ सिंबल्स हैं, उन्हीं सिंबल्स को क्या बोला जाता है ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी पार्ट है और ऑपरेटर्स का एक अलग से टॉपिक हमको है ही। ठीक है, नेक्स्ट अगले हमारे पास है पंचुएटर्स। पंचुएटर्स क्या होते हैं? Punctuators are nothing but symbol used in programming language to organize sentence structure and indicate the rhythm and emphasis of expression, statement and program structure. Punctuation कुछ नहीं, जैसे हम हमारे सिंपल जो लैंग्वेज है उसमें जैसे ये पूरा पैराग्राफ लिखा है, उसमें कहीं डॉट लगाया अपन ने, कहीं कॉमा लगाया है, कभी कहीं इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होते हैं पंचुएटर। ठीक है, पंचुएशन पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ऐसे ही जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं ताकि प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर या एक्सप्रेशन पता चल जाए। हम ब्रैकेट लगाते हैं, छोटे ब्रैकेट लगाते हैं, करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या कहलाते हैं पंचुएटर्स। ठीक है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे लिस्ट, कि हमें लिस्ट को रिप्रेजेंट करना है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टपल्स को रिप्रेजेंट करना है तो वो राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं हम पूरी की पूरी हमारे जो भी आइटम्स हैं उसकी लिस्ट को। ठीक है, एक डिक्शनरी बनाना है तो हम कौन सी ब्रैकेट्स यूज करते हैं करली ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये सब क्या है पंचुएटर्स। ठीक है, जो किसी चीज को पर्टिकुलर चीज को पहचानने में, उनके सिंटैक्स को लिखने में हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाते हैं पंचुएटर्स। ठीक है, तो ये सारे पंचुएटर्स हैं। जैसे हमें कमेंट लिखना है तो हम क्या यूज करते हैं हैश यूज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि कमेंट क्या होता है। तो ये सब क्या है पंचुएटर्स, मतलब कि जो हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका कुछ अपना एक मीनिंग होता है,
जिसकी मदद से हम किसी प्रोग्राम का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं या उसकी रिदम समझते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पंचुएटर्स। और ये नीचे लिखे हुए हैं डिफरेंट पंचुएटर्स, जैसे इंग्लिश में हमारे कॉमा, डॉट, सिंबल्स रहते हैं ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो ऐसे ही पंचुएटर्स प्रोग्रामिंग में भी होते हैं। यहाँ पे भी वही हमारे पंचुएटर्स यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल में इतनी देर से बोल रहा था कि किसी वेरिएबल में असाइन करना है, कुछ वेरिएबल में असाइन करना है, तो आखिर वेरिएबल होता क्या है अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेरिएबल कुछ नहीं, वेरिएबल इज अ पाइथन, वेरिएबल इन अ पाइथन इज अ रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। यदि हमें पर्टिकुलर कुछ जगह पे हमें कुछ स्टोर करना है तो हम किस में स्टोर करते हैं, एक वेरिएबल में। वेरिएबल कुछ नहीं, एक जगह है, उसको हमने एक नाम दे दिया है, उसी नाम को क्या कहा जाता है, वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 6, मैंने क्या लिखा, a इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या है, 6 कहाँ पे स्टोर हो गया है, एक लोकेशन पे स्टोर, मेमोरी में एक लोकेशन में स्टोर हो गया है, जिस जगह का नाम क्या है, a, ठीक है, उस जगह का नाम क्या बोल दिया मैंने, a, तो उस जगह पे क्या स्टोर है हमारा 6, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देखते हैं, इन अदर वर्ड्स अ वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्राम गिव्स डेटा टू ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। यदि हमें कोई भी डेटा प्रोग्रामिंग परफॉर्म करना है तो वो डेटा हमें कौन देता है, वेरिएबल। सपोज करो कि मुझे 2 नंबर को जोड़ना है, तो मैं पहले उनको किस में स्टोर करता हूँ, वेरिएबल में, और फिर उन वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से उसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीज हम आगे करेंगे। अभी के लिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज नथिंग बट इज अ नेम्ड लोकेशन, एक लोकेशन है, उसको जो भी हम नाम देते हैं वो क्या कहलाता है, वेरिएबल, ठीक है, और वो चीजों को स्टोर करने के लिए यूज होता है। सपोज करो कि मैंने एक लोकेशन है, उसका नाम ए दिया, तो ए में मैं क्या रख सकता हूँ, ए इक्वल टू 5, तो ए की जगह पे क्या स्टोर हो जाएगा, 5। या मैं किसी चीज, किसी टाइप की स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू हेलो, हेलो वर्ल्ड, तो ए पे क्या स्टोर हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे नीचे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू असाइन अ वैल्यू टू इट। वेरिएबल उसी समय बन जाता है जब हम उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे x इक्वल टू 5 लिखा, मतलब कि एक मेमोरी लोकेशन बनी, जहां पे उसका नाम क्या दिया, उस मेमोरी लोकेशन का नाम x हो गया, और x की जगह पे क्या स्टोर हो गया, 5, ठीक है, मेमोरी में 5 स्टोर कर दिया। ऐसे ही हमें एक मेमोरी को नाम देना है y, और वहां पे हेलो स्टोर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू हेलो। यहाँ पे y क्या है, वेरिएबल, जहां क्या स्टोर है, हेलो नाम की स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है, क्लियर। वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप, हमें कभी भी टाइप नहीं बताना करता वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम जो पहले लैंग्वेजेस पढ़ते थे ना, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में हमें बताना पड़ता था कि एक वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू आएगी, जो कि उसका डेटा टाइप कहलाता था। जैसे यदि हम x में 5 स्टोर कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ता था, इंट x इक्वल टू 5, हमें बताना पड़ता था इंटरप्रेटर को कि जो x है वो उसमें किस तरीके की वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं। तो इंट से मतलब क्या होता था, इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है, INT, इंट इक्वल टू, यदि 5 लिखा होता तो हम समझ जाते कि इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर बहुत ही समझदार है। यदि हम x इक्वल टू 5 लिख रहे हैं तो सीधी बात है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि x में किस तरीके की वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की ही वैल्यू आएगी, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हमने उसको लिखा ही है, इसीलिए वो खुद ही समझ जाता है कि इनने x डिक्लेयर किया है और x इक्वल टू 5 लिखा है, मतलब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखने के लिए ही इनने इसको बनाया है। और y इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिखा है, मतलब इंटरप्रेटर खुद ही इतना समझदार है कि इनने y लिया है, मतलब इसमें किस तरीके की वैल्यू लेंगे, वो y इक्वल टू y को किस तरीके का मानेगा कि y इनने लिया है इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और हम ऐसा करते भी हैं, ठीक है, और हमसे गलती हो जाए तो वो बात अलग है, हमारे आउटपुट गलत आएंगे तो हम चेक करेंगे कि हमने क्या किया, ठीक है। बट वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है, जैसी वैल्यू रहती है उसके हिसाब से वो उसका डेटा टाइप समझ जाता है कि भाई x का डेटा टाइप हमारा क्या है, इंटीजर, उसमें इंटीजर वैल्यू आ रही है, और y का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग लिटरल हमने स्टोर कराया है। वेरिएबल डी नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। और यदि हमने कुछ वैल्यू डाल दी तो उसका टाइप हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इस चीज को क्या बोला जाता है, डायनेमिक टाइपिंग। सपोज करो यदि हमने x इक्वल टू 4 लिख दिया, तो यदि इसका टाइप यही पूछे तो x का टाइप क्या है, अभी इंट है। अब हमने बाद में क्या कर दिया, x इक्वल टू पाइथन, हमने क्या लिख दिया, x इक्वल टू पाइथन,
नाउ x इज नाउ ऑफ टाइप str। अब s किस टाइप का हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, क्योंकि अब इस x में किस तरीके की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ठीक है। और यदि हम x को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, अब पाइथन प्रिंट होगा। क्लियर। तो वेरिएबल ये सब है, ठीक है। तो क्या देखा, वेरिएबल क्या होता है, एक लोकेशन होती है जिसको एक नाम दिया जाता है, उसी नाम को क्या कहा जाता है, वेरिएबल। और वेरिएबल में हम किसी भी प्रकार की वैल्यू स्टोर करते हैं, और जिस तरीके की वैल्यू स्टोर करते हैं वो वेरिएबल उसी टाइप का हो जाता है। यदि उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हो जाएगी, उस वेरिएबल का डेटा टाइप। क्लियर है। तो ये था हमारा वेरिएबल। बात करते हैं आगे, रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल। यदि हमें एक पाइथन वेरिएबल बनाना है या किसी लोकेशन को नाम देना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमने अभी आइडेंटिफायर्स पढ़ा था कि किसी चीज को नाम देने के क्या रूल्स होते हैं, सेम एग्जैक्टली जो एक वेरिएबल को नाम देना है उसके भी एग्जैक्टली सेम रूल्स होते हैं। जैसे वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो या तो अंडरस्कोर से या किसी भी लेटर से चालू होना चाहिए। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, नंबर से चालू नहीं होना चाहिए। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर, नंबर होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा कोई और चीजें नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंबल डॉट वगैरह हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव होते हैं। एज लिखा हुआ है, कैपिटल में एज लिखा हुआ है या एज का सिर्फ ए कैपिटल है, ये तीनों ही अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे, अलग अलग वेरिएबल्स इनको माना जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू प्रिंट करोगे तो हर एक की वैल्यू अलग अलग ही प्रिंट होगी। ऐसा नहीं है कि एज प्रिंट करोगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। यदि स्मॉल एज प्रिंट करोगे तो अलग वैल्यू आउटपुट आएगा, कैपिटल एज प्रिंट करोगे तो अलग आउटपुट आएगा, और पूरा का पूरा कैपिटल एज प्रिंट करोगे तो अलग आउटपुट आएगा, क्योंकि ये कैसी है, केस सेंसिटिव वैल्यू। और ये रूल्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जो आइडेंटिफायर के रूल्स हैं वही हमारे पाइथन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के भी रूल्स हैं, क्योंकि वेरिएबल्स कुछ नहीं होते हैं, वेरिएबल्स भी आइडेंटिफायर्स ही एक तरीके के आइडेंटिफायर ही हैं, ठीक है। क्योंकि नाम दे रहे हैं और किसी भी चीज को नाम देंगे तो वो उसमें कौन सा रूल लगेगा, आइडेंटिफायर वाला ही रूल लगेगा। और इसके बाद हमारा टॉपिक है एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, ठीक है। अब ये चीज क्या होती है, एल वैल्यू और आर वैल्यू। तो एल वैल्यू से मतलब होता है लेफ्ट वैल्यू और आर वैल्यू से मतलब होता है आर वैल्यू। और ये चीज हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। कभी भी यदि आपको इक्वल टू साइन मिलता है दो एक्सप्रेशन के बीच में, मतलब लेफ्ट एक इक्वल टू के लेफ्ट साइड कुछ लिखा हुआ है और राइट साइड कुछ लिखा हुआ है इक्वल टू के, तो इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड वाली चीजें रहती है उसको क्या बोलते हैं, एल वैल्यू, और जो इक्वल टू के राइट साइड लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं, आर वैल्यू, ठीक है। एन एक्सप्रेशन हैज टू वैल्यू, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। द वैल्यू एल वैल्यू मींस द एलएचएस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन और आर वैल्यू द आरएचएस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। वही लिखा हुआ है, इक्वल टू के जो आरएचएस में लिखा रहता है उसे कहते हैं आरएचएस, सॉरी आर वैल्यू, और जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहता है उसको बोलते हैं एल वैल्यू। पाइथन फर्स्ट एवेल्यूट्स द राइट एक्सप्रेशन एंड देन असाइन इट टू लेफ्ट। हमेशा याद रखना पाइथन कहाँ से चालू करता है, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। वो राइट हैंडी है, पाइथन कैसा है, राइट हैंडी, ठीक है। मतलब वो राइट से करता है सारा काम, तो वो राइट से क्या करेगा, कोड को उठाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में दे देगा, लेफ्ट हैंड साइड में। सपोज करो कि मैंने लिखा है a इक्वल टू 5 + 7, तो वो पहले क्या करेगा, 5 + 7 को ऐड करेगा और जो भी आंसर आएगा वो किस में स्टोर करेगा, ए में, ठीक है। तो ये है। अब नीचे देख लो एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लिखा PQR और इक्वल टू में लिखा 5, 10 और 7। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, P में, 10 वैल्यू Q में और 7 वैल्यू R में, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो इधर से उधर जाएंगी। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होंगी चीजें हमेशा। तो क्या होगा, 7 किस में स्टोर हो जाएगा, R में, क्योंकि राइट से चल रहे हैं। फिर 10 किस में स्टोर हो जाएगा, Q में, और 5 किस में हो जाएगा, P में। नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, QRP में क्या स्टोर हो जाए, Q में क्या स्टोर हो जाए, P+1, मतलब कि P की जो वैल्यू है उसमें +1 हो जाए, तो Q में क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि P+1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, क्योंकि P में अभी क्या है, 5 है, तो अब क्या हो जाएगा, 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा, और 6 किस में स्टोर हो जाएगा, Q में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे राइट साइड से देखो क्या लिखा हुआ है, R-1, R-1 दिख रहा है, R-1 मतलब R की वैल्यू कितनी है, 7, इसके सबसे लास्ट में क्या लिखा था, 7 में से 1 गया 6, और ये 6 आया तो
6 काय में स्टोर हो जाएगा, P में जाके, ठीक है। ये इवेल्यूएट हुआ 6, तो ये किस में स्टोर हो गया, P में जाके। तो P की वैल्यू देखो नीचे आउटपुट में क्या आई, 6। फिर क्या लिखा है, Q+2। फिर हमने राइट से इधर आए तो क्या लिखा है, Q+2। और Q+2 मतलब Q कितना था हमारा 10, 10 में कितना प्लस हो गया 2, और ये किस में जाके स्टोर हो गया, R में। और हमने R को प्रिंट किया तो कितना आया 12। देखो R की वैल्यू लास्ट में थी, इसलिए लास्ट में इसका आउटपुट कितना आया 12, ठीक है। और P+1, P+1 मतलब क्या है, P कितना था हमारा 5, 5 में +1 किया तो 6। तो ये हमारा जो सबसे स्टार्टिंग में 6 लिखा है, ये हमारा किसका आउटपुट है, P+1 का, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, राइट से चीजें इवेल्यूएट होगी और जो भी आंसर आएगा वो किस में स्टोर होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ऐसा इवोल्यूशन वाला समझ में नहीं आ रहा इवेल्यूएट कर करके, तो सीधी बात ये है कि इक्वल टू के इस तरफ जो भी चीज लिखी होगी राइट हैंड साइड में, उसका जो भी पूरा आंसर आएगा वो किस में जाके स्टोर होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ होगा उसमें जाके स्टोर होता है। उसे ही कहते हैं एल वैल्यू और आर वैल्यू। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है वो एल वैल्यू और जो राइट हैंड साइड लिखी है इक्वल टू के वो होगी आर वैल्यू। क्लियर। ए इक्वल टू 7 लिखा है तो ए हो गया एल वैल्यू और 7 हो गया आर वैल्यू। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है वो है यूज ऑफ कमेंट्स। ठीक है। अब कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे अपन फेसबुक में व्हाट्सएप में तो करते हैं कमेंट्स, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं नीचे, या अपन ने कुछ फोटो डाली तो उससे रिलेटेड क्या करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं कि किसी ने बर्थडे की फोटो डाली तो हैप्पी बर्थडे कमेंट डाल दिया। मतलब उस चीज को देख के हमें समझ में आ जाता है कमेंट्स को। कई बार अपन यूट्यूब के नीचे वीडियो देख के समझ लेते हैं ना कि भाई ये वीडियो अच्छी है भी कि नहीं, वेरी नाइस सर, थैंक यू सर, या बहुत अच्छा पढ़ाया, ये सब लिखा रहता है। यदि आपको भी अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स में लिख देना। ऐसे ही जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो मैंने तो एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, सपोज करो मैंने 50 लाइन का एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब उसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग चीजों को करने के लिए अलग अलग कोड बना दिए। अब मुझे आज तो याद है कि मैंने क्या लाइन किस चीज के लिए लिखी हुई है, ठीक है। सपोज करो कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और मैंने बहुत दिन हो गए मैंने देखा ही नहीं वो कोड। अब क्या हुआ कि मुझे उस कोड में चेंजेस करने हैं, तो अब मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि भाई ये कोड मैंने किस लिए लिखा था, ये वाला कोड मैंने किस लिए लिखा था, तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो अपन क्या करते हैं, जब कोडिंग करते रहते हैं ना, तो उसमें बीच बीच में क्या लिखते जाते हैं, कमेंट्स लिखते जाते हैं और बताते जाते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर कोड किस लिए लिखा है, ताकि यदि हम फ्यूचर में उसको देखें कि इस कोड को हमने किस चीज के लिए यूज किया था, तो वो हमें समझ में आ जाए। वहां लिखा रहेगा कि दिस पर्टिकुलर कोड इज यूज्ड फॉर एडिशन, दिस पर्टिकुलर कोड इज यूज्ड फॉर डिवीजन। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये 4 लाइन लिखी है एडिशन करने के लिए है, ये 4 लाइन लिखी है डिवाइड करने के लिए। और जो भी चीज कमेंट में लिखी होती है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। वो किस लिए रहती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि भाई हम जब भी कोड देखें हमारा, तो हम समझ जाएं कि भाई इसको कोड को किस लिए यूज किया गया है। या फिर हम नहीं है तो यदि कोई दूसरा बंदा यदि आया, मान लो अपन कंपनी में काम कर रहे हैं सपोज करो, और यदि मैं उस दिन एब्सेंट हूं, तो कंपनी वाले क्या बोलेंगे आपको कि ये आप आज इसका काम देख लो, ठीक है, वो आज एब्सेंट है। तो वो जब मेरा कोड देखेगा तो उन कमेंट्स को पढ़ के वो समझ सकता है मेरी कोडिंग की, ये योगेंद्र नाम के जो लड़का है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, ये कोड किस लिए लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए हम यूज करते हैं कमेंट्स। अब देख लेते हैं कि आखिर कमेंट्स लिखा कैसे जाता है। ठीक है, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड। पहली चीज तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते। फिर क्यों यूज किए जाते हैं, कमेंट एक्सप्लेन अ प्रोग्राम एंड मेक ए प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल। प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है कि पर्टिकुलर कोड किस लिए लिखा गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस कोड के साथ में एक कमेंट डाल देते हैं। अभी सीखेंगे कैसे डालते हैं। ठीक है, ऑल कैरेक्टर्स आफ्टर हैश एंड अप टू द एंड ऑफ ए फिजिकल लाइन आर ए पार्ट ऑफ कमेंट। यदि हम कोई चीज हैश से चालू करते हैं तो उसको क्या माना जाता है, कमेंट माना जाता है। एंड पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर्स देम। जब भी उसको हैश मिलता है किसी भी पाइथन को, तो वो उस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन को ही एग्जीक्यूट करता है। वो पूरी लाइन को क्या कर देता है, कमेंट। मतलब वो समझ जाता है, जैसे ही किसी लाइन के आगे हैश लिखा मिलता है तो इंटरप्रेटर समझ जाता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, ये कोड का पार्ट नहीं है, और उसको क्या कर देता है, इग्नोर करता है और अगली लाइन को एग्जीक्यूट करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट इन प्रोग्राम पाइथन। ठीक है, हम 2 तरीके से कमेंट लिख सकते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हम क्या लिख देते हैं, सिंपली हैश लिखते हैं और 2-3 वर्ड्स लिख देते हैं उसके आगे। जैसे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, हैश रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज। तो ये क्या हो गया हमारा
सिंगल लाइन कमेंट, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश। और कभी हमें एक से ज्यादा लाइंस लिखना रहता है कमेंट के लिए, तो हम वहां यूज करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल क्वेटेड। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स कैन बी रिटन इन मोर देन वन लाइन। मतलब हमें 3-4 लाइन के बारे में 3-4 लाइन लिखना है कमेंट में, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल क्वेटेड और ट्रिपल डबल क्वेटेड। हम क्या कर सकते हैं, उसमें 3 ट्रिपल क्वेटेड हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करके क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट में बी यूज इन पाइथन, इट इज आल्सो नोन एज डॉक स्ट्रिंग, और इसे डॉक स्ट्रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं किस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। सपोज करो कि ये हमारी कौन सी फाइल थी, हेलो वर्ल्ड वाली जो अपन बना रहे थे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड में मैं चाहता हूं कि मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये जो पर्टिकुलर कोड है वो किस लिए लिख रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके टॉप वाली लाइन पे या कहीं पे भी अपन क्या करेंगे, हैश से लिख दिया, हैश। अब देखो ये हैश का कलर चेंज हो गया, हैश में लिखा कि दिस कोड इज यूज्ड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सॉरी हेलो वर्ल्ड, WRLD। ठीक है, ये कोड हमने किस लिए यूज किया है, हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको Ctrl+S करूंगा, और अब यदि इसको अपन रन करेंगे तो हमारे आउटपुट में और किसी चीज में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, और क्या लिखा आ रहा है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू हमारी एकेडमी। और वो जो लाइन थी उसको क्या कर दिया, कंपाइलर ने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे टॉप पे ही लिखा जाए, Ctrl+X करके ये जो हेलो वर्ल्ड खत्म हो रहा है मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया कि दिस वर्ल्ड इज यूज्ड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ क्या लिख दिया, दिस वर्ल्ड इज यूज्ड टू प्रिंट वेलकम टू हमारी एकेडमी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये किस लिए लिखा हुआ है, दिस कोड इज यूज्ड टू प्रिंट वेलकम टू हमारी एकेडमी। ठीक है, ये दो चीज, तो ये तब भी क्या होगा, सेम आउटपुट देगा। यदि मैं इसको चला के आपको दिखाऊं, यहाँ पे रन पे जाके रन मॉड्यूल करूंगा तो अभी भी ये क्या देगा, सेम आउटपुट। ठीक है, बस हमने क्यों लिखा है ये कमेंट, ताकि मान लो आप कल को कोई बंदा आया तो ये देख लेगा कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, पर ये करता क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये वाली लाइन पढ़ेगा, दिस कोड इज यूज्ड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो वो इस लाइन को पढ़ के समझ जाएगा कि भैया ये कोड क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए लिखा है। सेम नीचे वाला कोड क्यों लिखा है भाई इसने, दिस कोड इज यूज्ड टू प्रिंट वेलकम टू हमारी एकेडमी। क्लियर। और ये जो लाइन है, यदि जैसे उसको हैश मिलेगा तो वो पूरी लाइन को इग्नोर कर देगा और नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नहीं तो क्या आएगा, एरर आएगा। सपोज करो कि अपन ने यहाँ पे हैश नहीं लगाया होता, ये हैश नहीं लिखाया, यहाँ पे मैंने हैश नहीं लगाया। अब इसको सेव करके यदि एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है, यहीं से रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल पे, ये क्या दे देगा, एरर। क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब कि उसने आगे वाली लाइन को भी एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा यूज ऑफ कमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो था यूज ऑफ कमेंट खत्म होता है। ठीक है, और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से खत्म होता है। अब हम करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स। होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम थर्ड पार्ट बनाएंगे, और भी जो आगे के टॉपिक्स हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।